हेलो दोस्तों, आज हम लोग गैसीय नियम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, उन क्वेश्चनों पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस अणुभार, ठीक है। देखिए, कोई गैस है जिसका अणुभार दिया हुआ है, कितना है 128, ठीक, कि ऑक्सीजन की तुलना में विसरण दर होगी, ठीक है। तो जो गैस दी हुई है, मान लेते हैं कि कोई एक्स गैस है, ठीक है, एक्स गैस है जिसका अणुभार ये हमको दिया हुआ है, इसकी हमको ऑक्सीजन की तुलना में विसरण दर निकाल दी है। ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये IERT 2000 का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं ग्राहम के विसरण दर के नियम से। देखिए, ये जो गैस दी हुई है उसका विसरण, अगर हम उसकी विसरण दर देखें तो मान लेते हैं कि उसकी विसरण दर जो होगी, गैस की जो विसरण की दर होगी वो R है, ठीक है। और ऑक्सीजन की विसरण दर को हम RO2 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया RO2। देखिए, ग्राहम के विसरण नियम ने हमने ये फॉर्मूला देखा था अणुभार के रूप में। ये देखिए कितना आया था। देखिए, ये जो इस साइड रहता है नीचे, उसी का अणुभार हम ऊपर लिखते हैं, और जो ऊपर रहता है उसका अणुभार हम नीचे लिखते हैं रूट में, ठीक है। ये हमने ग्राहम के नियम से फार्मूला देखा था। तो देखिए, इस तरह इस साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणुभार, ऑक्सीजन गैस का, और जिस गैस का मतलब कोई भी गैस है दिया हुआ है, किसी गैस का हमको पता नहीं है, ठीक है, तो उसका अणुभार। तो इसका अणुभार को हम m से प्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि R से इसकी विसरण दर को, तो इसको m से प्रेजेंट कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि देखिए, हमको R मतलब इसकी विसरण दर निकालनी है इस गैस की, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस की विसरण दर को RO2 से। अब देखिए, कहा है क्वेश्चन में किसी गैस, तो अणुभार इसका दिया हुआ है कितना 128, मतलब जो गैस की बात कर रहा है उसका अणुभार कितना है 128। और ऑक्सीजन से तुलना करने को कहा है, तो ऑक्सीजन का अणुभार देखिए फॉर्मूले में पूछा गया है, तो हम ऑक्सीजन का अणुभार निकाल सकते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल फॉर्म में गैस रहेगी तो क्या रहेगा O2, तो O2 का जो अणुभार हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा इसका अणुभार 32। देखिए, ऑक्सीजन के अणुभार की जगह 32, और जिस गैस की बात करी गई है उसका अणुभार दिया हुआ है कितना 128, तो ये हो गया 128, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए, ये 1 बार और ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये जब कैंसिल होके आ जाएगा, R/R ऑफ O2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रूट में 1/4। अब देखिए, इसी का हम देखिए अलग अलग लिख सकते हैं कि 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए, जो 1 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा 1, और 4 का वर्गमूल 2। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो उसका वर्गमूल कितना होगा 2, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब देखिए, हमको कहा था ऑक्सीजन की तुलना में, मतलब ऑक्सीजन के 1 गुना है 2 गुना है। देखिए, ऑप्शन में दिया भी हुआ है कि 2 गुना है, चौथाई भाग है, कि 1/3 भाग है, कि आधी भाग है। तो देखिए, निकालेंगे हम। तो ये देखिए, ये R ऑफ O2 को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा R बराबर 1/2 इंटू R ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन की विसरण की दर का आधा होगा जिस गैस की विसरण दर की बात की गई है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी विसरण दर ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होगी, तो आधी। देखिए, 1/2 का मतलब आधा हुआ, हाफ हुआ, तो जिस गैस की विसरण दर होगी इस गैस की ऑक्सीजन की आधी होगी, ऑक्सीजन गैस की विसरण दर की आधी होगी। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के दिए द्रव्यमान, ठीक है, कोई गैस है जिसका दिया हुआ एक निश्चित द्रव्यमान है, पर यदि दाब घटाकर आधा कर दिया जाए, ठीक है, जो दाब है उसको घटाकर क्या कर दिया जा रहा है, आधा। मान लेते हैं कि कुछ पहले का दाब था, उसको घटा के क्या कर दिया गया, आधा, और ताप बढ़ाकर 2 गुना, मतलब जो पहले का ताप था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा। मतलब पहले के आयतन और दूसरे का जो बदला हुआ परिवर्तित होकर आयतन होएगा उसको पूछा गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, देखिए पहले का तो कुछ आयतन ताप और दाब दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं अपने से ही कि जो पहले का आयतन है V1 से हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो मान लेते हैं V1 = V था, ठीक है। पहले का आयतन क्या था, V, और पहले का जो प्रेशर था P1 = कितना था, P, ठीक है। जो पहले का प्रेशर वो कितना मान लेते हैं, P था, और जो पहले का ताप था T1 उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो T1 = हम मान लेते हैं कितना था, कैपिटल T, ठीक है। तो जो पहले का आयतन V, पहले का दाब P और पहले का ताप क्या है, T, ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दाब घटाकर आधा कर दिया जाए, मतलब जो बात का है दाब वो आधा कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में तो आयतन पूछा गया है, तो आयतन में कुछ चेंजिंग जो होगी वो तो हमको निकालनी ही है, तो V2 को हम क्वेश्चन मार्क से लिख लेते हैं, यही हमको निकालना है। अब देखिए क्या कहा गया, दाब घटाकर आधा कर दिया गया, तो जो P2 है वो पहले वाले आयतन का आधा, मतलब P का आधा, ठीक है, क्योंकि पहला आयतन हमने मान के चला है P, तो इसका आधा P/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है कि ताप बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। जो टेम्परेचर है, जो दूसरा बदला हुआ जो टेम्परेचर है उसको कितना कर दिया गया है, पहले के ताप का 2 गुना, तो ये जो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, T2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितना, पहले के 2 गुना, तो पहले T था, तो अब क्या हो जाएगा 2 × T, मतलब 2T, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखिए हमको V1 मिल गया, P1 मिल गया, T1 मिल गया, V2 मिल गया, P2 मिल गया और T2 मिल गया। अब देखिए इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें ये तीनों आता है, तो हमने देखिए एक फार्मूला पढ़ा था कि P1 V1/T1 = P2 V2/T2, ठीक है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए अब जैसे जैसे ये सब वैल्यू दी हुई है इसमें हम रख लेते हैं, तो देखिए P1 की जगह P रखना है, V1 की जगह V रखना है, T1 की जगह T, ठीक है। P2 की जगह P/2 और इंटू में V2 की जगह हमको निकालना ही है, तो हम V2 ही ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और T2 की जगह कितना है, 2T, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो P/2 है, देखिए हमको V2 निकालना है, तो हम V2 को छोड़ के देखिए ये सबको यहाँ से हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जो 2T है वो ऊपर चला जाएगा इस साइड जब भेजेंगे, और P/2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो देखिए चेंज होके आ जाएगा, V2 केवल इस साइड बचेगा, तो हम इस साइड लिख दे रहे हैं, V2 बराबर हो जाएगा P × V। देखिए ये जो 2T है वो इस साइड गया, तो कितना हो गया, × 2T, ठीक है। और बटे में क्या आ गया, T तो इसके पास पहले से ही था, और ये P/2 नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, P/2। अब देखिए ये जो 2 है थोड़ा खराब लग रहा है ना, देखिए ये आधा दिख रहा है और ये लटका हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, जिससे ये एकदम अच्छे से दिखने लगे ना। तो क्या करेंगे, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो V2 हो जाएगा
जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको हम पलटेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा P इंटू V इंटू 2T, और ये देखिए ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 2 बटे में, देखिए 2 ऊपर चला गया तो नीचे क्या बचा, T इंटू P। ठीक है, अब देखिए अब कैंसिल करते हैं हम, देखिए ये भी P और ये भी P, तो P से P कैंसिल हो गया, ये T से T कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के V2 इज इक्वल टू, देखो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये V तो कितना आ गया 4V, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो पहले का आयतन है उसका 4 गुना हो जाएगा बाद का आयतन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए ये IRT का सिलेक्टेड क्वेश्चन था जो कि IRT में पूछा गया है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक गैस के 10 ग्राम को एक वायुमंडल दाब P, ठीक है, जो एक गैस है मान लेते हैं कोई भी, उसको उसके 10 ग्राम को एक वायुमंडल दाब, जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, 273 से कितना कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब इसका दाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू तो सब दी हुई है, आप तुरंत ही फार्मूला लगाएंगे इसको सॉल्व हो जाएगा। पर लेकिन देखिए मैंने बताया था इस चैप्टर में यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। देखिए अगर यूनिट में गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बेस्ट तरीका बता दे रहा हूँ यूनिट को कैसे रखा जाएगा कोई भी सवाल के लिए। देखिए जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कितना ही बड़ा से बड़ा सवाल रहेगा आप इसको सॉल्व कर डालेंगे। यूनिट का बहुत ही महत्व होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें आती है। तो देखिए हम लिख लेते हैं, नोट है, देखिए ये हमारा नोट है कि P, ठीक है, V और T, इसकी यूनिट कैसे रखी जाएगी। तो देखिए हम ऐसे बॉक्स बना देते हैं। अब देखिए P की अगर वैल्यू हम ATM में लेके चल रहे हैं, ठीक है, P की वैल्यू ATM मतलब एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, ठीक, तो V की वैल्यू हमको किस में भी लेनी होगी, लीटर में, और तापमान जो टेम्परेचर है वो किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, याद रखिएगा जब हम प्रेशर को ATM और वॉल्यूम को लीटर में लेंगे तो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें साथ में चलेगी यूनिट के हिसाब से। और देखिए और एक यूनिट और बता देते हैं, ये तो हो गया एक। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर हम एक और यूनिट लेके चलते, देखिए अगर हम प्रेशर को mm में लेके चलें मिलीमीटर में, तो ये देखिए mm में, तो आयतन जो हमारा आएगा वो होगा ml में, और टेम्परेचर जो होगा वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, हाँ याद रखिएगा जब प्रेशर को mm में लेंगे तो आयतन ml में होना चाहिए और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही काम देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए एक वायुमंडलीय दाब कहा गया है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है। तो देखिए जल्दी से क्या है, जब ATM में होएगा हमको टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में। ठीक है, तभी सवाल का आंसर सही आएगा, वरना सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये सवाल के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब हम थोड़ा सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सवाल जो दिया हुआ है, देखिए आसान सा सवाल है,
एक वायुमंडलीय दाब P पर, ठीक है। तो P जो है एक वायुमंडलीय दाब भी दिया हुआ है और P, तो हम मान लेते हैं कि जो P1 है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, जिसको यहाँ पे P से भी प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है। और देखिए क्या कहता है कि जो टेम्परेचर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दिए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया जाता है। तो जो T1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और प्रेशर किस में दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक में। तो हमको इसको चेंज करना होगा, चाहे टेम्परेचर को चेंज कर दे या प्रेशर को, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन के लिए क्या होता है कि जितना है सेंटीग्रेड वैल्यू को 273 में ऐड कर दो तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी सेंटीग्रेड वैल्यू दी हुई है उसमें 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 273 दी हुई है, इसमें 273 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 546। तो कितना हो जाएगा 546 केल्विन, ठीक है। तो जो हमारा T1 टेम्परेचर आ गया वो 546 हो गया। और देखिए और क्या दिया हुआ था, कहा कि टेम्परेचर घटा के कितना कर दिया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो T2 है वो कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 0, देखिए हमने कहा सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दो, किसमें क्या चेंज हो जाएगा, केल्विन में। तो ये जो T2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, देखिए जो पहले T2 दिया हुआ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने चेंज किया है केल्विन में, ठीक है। तो ये केल्विन में जो चेंज होके आ जाएगी 273 केल्विन। अब हम सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए P2 की वैल्यू पूछा है, कहा है तब इसका दाब क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर चेंज करने के बाद इसका दाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम सवाल को इधर साइड सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है तो हम यहाँ ताप और दाब वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि किसका था, गेलुसेक का। तो क्या हो जाएगा, हमने एक फॉर्मूला निकाला था P1 अपान P2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, T1 अपान T2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ड्राइव किया था, ठीक है। इसीलिए देखिए हम थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं क्योंकि थ्योरी से आए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो सवाल लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तो जल्दी से वैल्यू रख लेते हैं। P1 की वैल्यू हम 1 एटमॉस्फेरिक ना रख के, देखिए क्योंकि ऑप्शन में PP के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम P के रूप में इसको रख लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P, और P2 तो हमको निकालना ही है, दूसरी जो परिवर्तित दाब है उसको हमको निकालना है। और टेम्परेचर T1 की वैल्यू 546 केल्विन, ठीक है। और T2 की वैल्यू कितनी है, 273 केल्विन। तो ये हो गया, सब वैल्यू रख दिया। अब देखिए 273 को जब 546 से ये जब कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 2 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो देखिए हमको P2 चाहिए, ये नीचे आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको P2 चाहिए तो हम P2 को इधर भेज देते हैं, 1 को इधर और 2 को इधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, P2 को इस साइड, 2 को इस साइड, तो क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू P/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे P2 ही पूछा गया था। जो दाब इसका जो चेंज होकर कितना आएगा, तो पहले दाब का आधा रह जाएगा, ठीक है। अतः हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, P/2। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की विसरण की गति
ठीक है। अब देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, विसरण की गति विसरण की दर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जो किसी गैस की जो विसरण की गति होती है वो देखिए ऑप्शन पढ़िए, इसके घनत्व के समानुपाती होती है, ठीक है। जो विसरण की गति घनत्व के समानुपाती होती है, या इनके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, या इसके अणुभार के समानुपाती होती है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है, इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए पढ़ाया था जब हम गैसीय नियम में ग्राहम का विसरण दर का नियम पढ़ा रहे थे, तो लास्ट में जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो वहां से ये रूल निकल के आया था, जो विसरण दर होती है वो देखिए विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती होती है उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, इनके अणुभार के वर्गमूल के क्या होएगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए ये थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। ये पॉलिटेक्निक 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ए तथा बी दो गैस हैं, ठीक है। ए और बी दो गैसें दी हुई है जिनके अणुभार क्रमशः 60 व 45 है, ठीक है। इनके अणुभार कितने हैं, 60 व 45 की क्रमशः 0.6 ग्राम व 0.9 ग्राम, ठीक है, क्या है, मात्रा को एक पात्र में बंद किया गया है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया रहता है, तो देखिए हम इसको सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश। देखिए क्या है कि 0.6 ग्राम गैस ए जिसका अणुभार कितना है 60 को एक पात्र को, तथा 0.9 ग्राम गैस बी है जो, और जिसका अणुभार कितना है 45 को, दोनों को जब एक पात्र में बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होता है तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के दिया रहता है जिससे बच्चे भटक जाए, मतलब उसको सॉल्व करने पे लगे कि हाँ बहुत कठिन है, ठीक है। और लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं रहता, सब देखिए अभी कितने आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इतना दिया हुआ है, तो देखिए ये जो बंद पात्र में दो गैसों को हमने मिक्स कर दिया, तो इस मिश्रण का कुल दाब 720 मरकरी है। अब देखिए 720 मरकरी, ये तो कोई यूनिट नहीं दी हुई है, अर्थात देखिए जब मरकरी वाला लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये mm, ठीक है, मिलीमीटर की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए हमने एक क्या यूनिट देखा था, mm ऑफ Hg कॉलम वाला, कि जो मरकरी के mm कॉलम जितना वाटर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो देखिए 720 mm हम मान के चलते हैं है, तो गैस ए का आंशिक दाब होगा, देखिए mm में आया भी है इसका आंशिक दाब, तो mm ही लिया जाएगा। अब देखिए गैस ए का हम क्या कर लेते हैं, पहले सब लिख लेते हैं। तो देखिए अणुभार जो दिया हुआ है उसको हम m, कैपिटल M और A से प्रेजेंट कर लेते हैं, A का कितना है 60, ठीक है। और इस साइड हम लिख लेते हैं B का, तो कितना हो जाएगा m ऑफ B, मतलब गैस B का अणुभार कितना है 45, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, दोनों का भार दिया हुआ था, तो कितना दिया हुआ है 0.6 ग्राम A का, तो हम लिख लेते हैं, अगर W से प्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम, ठीक है। और कॉमा WB अर्थात B का अणुभार जो भार होगा वो कितना है 0.9 ग्राम, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले देखिए ये भार और अणुभार दिया हुआ है, तो हम इसकी सहायता से इसके मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए हम इसके मोल पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए मोल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो जो गैस ए का मोल होगा कितना हो जाएगा, अगर Na से लिखे, देखिए गैस ए की बात कर रहे हैं तो हम NaS के मोल को प्रेजेंट करते हैं। तो Na बराबर WA और बटे Ma, ठीक है, भार बटे अणुभार गैस ए का, तो कितना हो जाएगा 0.6 और बटे में हो जाएगा 60। अब देखिए दोनों साथ में सॉल्व करते चल रहे हैं। तो देखिए अगर गैस बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा NB, ठीक है, बराबर गैस बी का भार 0.9 ग्राम दिया हुआ है और गैस बी का अणुभार कितना दिया हुआ है 45, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या कर देते हैं कि ऊपर नीचे 10-10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 10/10 का गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, Na बराबर हो जाएगा 0.6 और देखिए इसमें 10 का गुणा और नीचे 10 का गुणा, तो ये हो गया 10। इस साइड भी यही कर देते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। ये देखिए NB का हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 10, ठीक है, और 45 इंटू 10, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो ये जो एक अंक दशमलव इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Na बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा और नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/100, ठीक है, ये हो गया Na का मोल, ठीक है, मतलब A गैस का मोल हो गया। अब देखिए इसी प्रकार B गैस का मोल निकाल लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर जब गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर, तो कितना हो गया 9 और 10 का नीचे तो कितना हो गया और 450। अब देखिए दोनों को भाग दे देंगे तो देखिए भाग दे के जो आ जाएगा हम नीचे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, नहीं देखिए इसी साइड लिख देते हैं, आ जाएगा 1 बटे, देखिए 9 एकम 9 और 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 1/50, ठीक है। ये गैस ए का मोल और गैस बी के मोल आ गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब देखिए हमसे पूछा गया है आंशिक दाब। तो देखिए आंशिक दाब का पहले तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए जब हम लेक्चर दे रहे थे, जब गैसीय नियम के जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ में जब डाल्टन का नियम पढ़ा रहे थे हमने नोट पॉइंट में बताया था आंशिक दाब के बारे में, वहाँ पे फार्मूला भी बताया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आंशिक दाब के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ केवल फार्मूला देखते हैं। तो देखिए आंशिक दाब किसी एक गैस का निकाला जाता है, ठीक है। तो हमको किसका, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, गैस ए का आंशिक दाब, ठीक है। तो हम गैस ए के लिए लिखेंगे आंशिक दाब को PA से लिखेंगे, ठीक है। तो जो PA बराबर हो जाएगा गैस ए का आंशिक दाब जो होगा वो गैस ए के मोल प्रभाज, ठीक है, गैस ए के मोल प्रभाज को किससे, XA से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। तो गैस ए के मोल प्रभाज और कुल दाब, जो मिश्रण का कुल दाब होता है उसके गुणनफल के बराबर होगा, तो इतना हो गया। अब देखिए गैस ए का हमको मोल प्रभाज चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इस फार्मूले को ऐसे ही नोट करके लिखे रहते हैं, जल्दी से हम गैस ए का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो देखिए गैस ए का जो मोल प्रभाज हो जाएगा XA बराबर, देखिए क्या होता है, जब मोल प्रभाज जिस गैस का निकालना रहता है उसके मोल्स ऊपर और बटे कुल गैस के मोल्स, ठीक है। अगर देखिए आपको मोल प्रभाज नहीं निकालना आता तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर एक वीडियो इसमें बनाई है, मोल प्रभाज में है, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में बताया है मोल प्रभाज को अच्छे से। अगर आप देख लेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको मोल प्रभार नहीं निकालना आता। तो देखिए यहाँ पे हम तो गैस ए के मोल बटे टोटल गैस, तो 2 ही गैस है तो Na प्लस Nb हो जाएगा। तो देखिए अब वैल्यू हम जल्दी से रख लेते हैं। तो जो Na की वैल्यू है 1/100, ठीक है, और Na की नीचे लिखनी है 1/100 हो गया, और Nb की कितनी आई है 1/50, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ये ऊपर वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं होनी, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/100। अब देखिए नीचे कैलकुलेशन में देखिए अगर आपको भिन्नों का योग आता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए हम आराम आराम बताते हैं, समझिएगा। देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले, तो 100 और 50 का एलसीएम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 100, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस 100 को इधर नीचे जो संख्या भिन्न में दी रहेगी उससे भाग देंगे। तो 100 का 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और जितनी संख्या आएगी उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस का चिन्ह, और देखिए फिर जितना एलसीएम आया है उसको इससे भाग देंगे। 100 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, 2 आएगा। तो इस 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए टोटल हम जोड़ के लिख लेते हैं। अब लिखिए नीचे जो आ जाएगा चेंज होके, देखिए 1/100, देखिए ये 1/100 है और यहाँ पे भी बटे 100। तो देखिए 1/100 हो गया, और ये 100 जो है वो कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर, और ये जितना भी जोड़ के आएगा 2 1 3 हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में कितना 100, और बटे में कितना आया जोड़ के 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारा एक्स ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/3, ठीक है। ये देखिए इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स ए की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से हमारा ये फॉर्मूला देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया था, इसीलिए देखिए यही फार्मूले में हमको रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जल्दी से फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो गैस ए का आंशिक दाब PS है, ठीक है, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है 1/3, और क्या रखना था P मतलब टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्वेश्चन में देखते हैं कि, तो देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है 720, तो हम 720 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, जो PA बराबर हो जाएगा 720 अगर हम रख देंगे। देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे 720 से जब 3 से जब भाग देंगे तो देखिए ये आ जाएगा 240, और देखिए mm में तो ये 240 mm, अर्थात गैस A का जो आंशिक दाब है वो कितना है 240 mm। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये भी IERT का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब की बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.